बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की भूगोल विभाग में एमए फाइनल में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव इस जनसंख्या भूगोल की क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो जनसंख्या सिद्धांत का जो टॉपिक है उसके बारे में विवेचना कर रहे थे। सबसे पहले हमने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में विवेचना की थी और दूसरा जो सिद्धांत हमने पढ़ा था अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, एडविन केनन, कार्ल सैंडर्स, डाल्टन, बोल्डिंग इत्यादि विद्वान इस सिद्धांत से संबंधित रहे और इन्होंने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी का जो सिद्धांत है वो आपके एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो इस सिद्धांत में अभी तक जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने सबसे पहले पढ़ा कि एडविन केनन ने अपनी किताब वेल्थ में अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाने वाले विद्वानों में कार्ल सैंडर्स, डाल्टन, बोल्डिंग, रॉबिन्सन इत्यादि विद्वानों के नाम आते हैं। फिर हमने जो अगली जो बात की उसमें अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, उसका अर्थ और उससे संबंधित जो परिभाषाएं, रॉबिन्सन की परिभाषा, डाल्टन की परिभाषा, बोल्डिंग की परिभाषा, इसके बारे में अध्ययन विश्लेषण किया। फिर हमने देखा कि प्रत्याय नियम क्या होते हैं, घटते प्रत्याय नियम क्या है, आपके संतुलन क्या है, जनाधिक्य क्या है, जनाभाव क्या है, इसके बारे में एक डायग्राम हमने पढ़ा। और फिर उसके बाद जो डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या आकार से जनसंख्या की न्यूनता, जनाभाव या जनाधिक्य मापने हेतु सूत्र जो दिया था उसके बारे में विवेचना की। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सिद्धांत की जो विशेषताएं उसके बारे में बात करेंगे कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 पहली विशेषता है उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। जो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की जो विचारधारा है वो उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होते हैं, अर्थात शुरुआत में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है और एक बिंदु के बाद अनुकूलतम जो बिंदु है उसके बाद यदि जनसंख्या बढ़ती है तो ह्रास नियम लागू होता है। नंबर 2 अनुकूलतम जनसंख्या बिंदु गतिशील है, गत्यात्मक होता है। अनुकूलतम जनसंख्या का जो बिंदु है वो स्थिर नहीं है, वो गत्यात्मक है कि जनसंख्या जब स्थिर नहीं है, जनसंख्या की जो अवधारणा है वो भी गत्यात्मक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु स्थिर नहीं होकर के गतिशील है, गत्यात्मक है, डायनेमिक है। तीसरी जो विशेषता है अनुकूलतम जनसंख्या विचार परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। अब देखिए अनुकूलतम जनसंख्या में ये कहते हैं कि भाई अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, लेकिन इसके साथ साथ इस मात्रात्मक एस्पेक्ट के साथ साथ गुणात्मक भी ये अवधारणा है, अर्थात गुणवत्ता का भी ध्यान रखती है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जहाँ पर लोगों का जो जीवन स्तर है, लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो अनुकूलतम होगा, संसाधनों के और जनसंख्या में अनुपात रहेगा, एक नियमित संतुलन रहेगा, तो ही वो अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर आगे हम बात करें तो ये तो थी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम बात करें इनके आलोचनाएं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की अनेक दृष्टि से आलोचनाएं की जाती हैं। आलोचनाओं में पहला बिंदु आता है वस्तुतः यह सिद्धांत नहीं होकर के एक विचार है। अब देखिए केनन ने जो शुरुआत की थी वो एक सिद्धांत नहीं मान सकते, उनको एक विचार है, उनका एक कथन है, उनकी एक विचारधारा है, तो इसको सिद्धांत ने मान करके विचार मानना चाहिए। दूसरी आलोचना है अनुकूलतम जनसंख्या ज्ञात करना आसान नहीं है। अब ये हम कैसे मानेंगे कि जनसंख्या अनुकूल है, कि कितनी जनसंख्या है और कितना संसाधन है तो उसको अनुकूल माना जाएगा। ये भी एक विवादास्पद बिंदु है कि अनुकूलतम जनसंख्या ज्ञात करना आसान नहीं है। पीसीआई का सही माप संभव नहीं है। अब हर एक देश की, प्रत्येक देश की, राष्ट्र राज्य की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, उसके हिसाब से पर कैपिटल जो इनकम है उसके आधार पर उसको अनुकूलतम जनसंख्या को मापना संभव नहीं है। आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक नहीं है। अभी अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा जो आर्थिक नीति निर्माता है उनके लिए ज़्यादा सहायक नहीं मानी जा सकती। तो इस प्रकार से ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही
वीडियो। तो इस प्रकार से हम अगली क्लास में जो बात करेंगे, उससे पहले मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि जो होमवर्क है उसके बारे में बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले अनुकूलतम शब्द किस विद्वान ने दिया था, ऑप्शन ए एडविन कैनन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी रॉबिन्सन और ऑप्शन डी थॉमसन। इसी प्रकार से अगला जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आप लिख लीजिए। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इस टॉपिक को आपको डिटेल में लिखना है, और जब भी क्लास में आप आएँ, ऑफलाइन जब क्लास होंगी तो उनको चेक करेंगे, और किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई समस्या है सिद्धांत को समझने में तो उसके बारे में बात करें। मैं सभी विद्यार्थियों से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप MA फाइनल के विद्यार्थी हैं, जब भी कोई उत्तर दें तो उत्तर मौलिक होना चाहिए, नहीं कि कोई रटा रटाया प्रश्न। आप प्रश्न को समझिए, लिखिए, बार बार लिखिए और उसको समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, वर्तमान परिस्थिति में सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखें, और न केवल MA फाइनल की दृष्टि से पढ़ें, बल्कि आगे जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस संबंधित प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ें। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और जनसंख्या भूगोल के बारे में जो अगला टॉपिक है वो आगे हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।